Hello students, good morning. Let's start with the lecture number 5 of the series which is seismology. Okay? तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कल की चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज करवाना चाहता हूँ। कल हमने लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ी थी कि अर्थ में कितनी सारी लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहली लेयर के बारे में जो हमने पढ़ा था वो था लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर की जो लेयर थी उसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। और ये सॉलिड का क्या रीज़न है? क्योंकि जब लावा सरफेस पे आता है तो वो कूल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसका रीज़न हम क्या लिख सकते हैं कि वो सॉलिड क्यों है? कूलिंग ऑफ लावा। ओके। अब उसके बाद हमने जो नेक्स्ट लेयर पढ़ी थी वो थी एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर इसका क्या नेचर था? ये थी हमारे पास सेमी सॉलिड। ओके। अब ये लेयर अगर सेमी सॉलिड है तो इसका क्या रीज़न मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो जो चीज़ सॉलिड में है वो अब आपको सेमी सॉलिड में मिलने लग जाएगी, उसकी विस्कोसिटी हाई हो जाएगी, कहने का मतलब। अब सेमी सॉलिड टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है विद द डेप्थ? तो इसका रीज़न मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ज़्यादा मिल रहे हैं अब। तो इसका रीज़न है प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके। अब हमारे पास है थर्ड लेयर विच इज़ मीजोस्फेयर। ये जो शब्द है मीजोस्फेयर ये आपको इन्वायरमेंट में भी मिलेगा। जब आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर ऐसी भी है जिसको हम मीजोस्फेयर बोलते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। मीजोस्फेयर का जो नेचर होता है वो क्या होता है? सॉलिड। और ये सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इससे कहते हैं कि ये सॉलिड है। नो डाउट कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो चीज़ों को सॉलिड के अंदर प्रेजिस्ट करवाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रेशर इज़ हाई या हाई प्रेशर। नेक्स्ट लेयर जो हमने पढ़ी थी वो थी आउटर कोर या ब्रायोस्फेयर कहते हैं। बाय द वे हम उसको आउटर ब्रायोस्फेयर भी कह सकते हैं और इनर बायोस्फेयर। ओके, आउटर ब्रायोस्फेयर। सॉरी, आउटर ब्रायोस्फेयर का क्या नेचर होता है आप बताइए? ये होता है हमारे पास लिक्विड। अब लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वाले नेचर में, इस वाली लेयर पे जो भी आपको मटेरियल मिल रहा होगा वो किससे रिप्रेजेंट होता है? सियाल से। ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल आपको मिलता है हम ये कह सकते हैं यहाँ पे मोस्टली आपको सीमा मिलता है। ओके। लेकिन यहाँ से आपको निकल और आयरन मिलना शुरू हो जाता है, निफे। तो आयरन जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिलिकेट से कम है। सिलिकेट यहाँ पे इस वाली लेयर में मेसोस्फेयर में सॉलिड था। क्यों सॉलिड था? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था और टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें आयरन मिलता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि उस टेम्परेचर पे जो आयरन है वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन सिलिकेट मेल्ट नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमें लिक्विड मिलता है क्योंकि वो मेल्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसका रीज़न दे सकते हैं चेंज इन मटेरियल। सिलिकेट से आयरन में चेंज हो गया है। ओके। अब वैसे भी हमारे होल अर्थ में अगर कंपोनेंट देखा जाए कि कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा मिलता है तो 35% हमें आयरन मिलता है। ओके। अब इसके बाद आता है इनर ब्रायोस्फेयर। और जो इनर ब्रायोस्फेयर है इसकी जो स्टेट हमें मिलती है वो सॉलिड होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि
यहाँ पे प्रेशर अब पूरी की पूरी अर्थ का एक कोर पे लग रहा है। प्रेशर इज टू हाई। तो चलिए आपने ये चीज़ें रिवाइज कर लें, अब ये आगे आपको सेस्मोलॉजी के अंदर काम आएंगी। तो देखिए सेस्मोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। सेस्मोलॉजी के अंदर हम अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं और हमें ये पता चलता है कि अर्थक्वेक की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने ये जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन किया कि हमें कैसे पता चला कि जो कोर है वहाँ पे आपको आयरन मिलेगा, या फिर यहाँ पर जो नेचर है सेमी सॉलिड है या फिर लिक्विड है, ये कैसे पता चल रहा है हमें, ये हम सेस्मोलॉजी के अंदर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है। अर्थक्वेक का मतलब होता है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस कैसी, आपके पास लिथोस्फेयर है जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप अपना घर बनाते हो, यहाँ पे पेड़ लगते हैं, लिथोस्फेयर है, ठीक है। लिथोस्फेयर के एक नीचे एक और लेयर है जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर का जो नेचर है वो कैसा है, सेमी फ्लूइड, सम लाइक अ फ्लूइड, और जो ये है लिथोस्फेयर लाइक अ सॉलिड। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो लिथोस्फेयर है वो तैर रही है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, लाइक शिप एंड ओशन, ओके। अब होता क्या है कि एस्थेनोस्फेयर जब मूव करता है तो जो लिथोस्फेयर है उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है। अब ये कैसे, अब आप ये देखिए, ये मैं एक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा अगर मैं यहाँ से एक नीचे से कुछ ईंटों को निकाल दूँ, अगर मैं यहाँ से इस वाले ब्लॉक को और इस वाले ब्लॉक को गायब कर दूंगा या इनको डिस्टर्ब कर दूंगा या इन्हें मेल्ट डाउन कर दूंगा हाई टेम्परेचर होने के कारण, तो आपको ये नहीं लगता ये वाला जो ब्लॉक है ये भी डिस्टर्ब होगा और ये नीचे गिरेगा, ये वाले ब्लॉक डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ये भी नीचे गिरेंगे, ये वाले ब्लॉक डिस्टर्ब होगा ये भी नीचे गिरेगा। इनके नीचे गिरने से क्या हो रहा है कि यहाँ की जो अरेंजमेंट है ये डिस्टर्ब हो रही है। अब ये देखिए टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है, एस्थेनोस्फेयर के अंदर, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर के अंदर चीज़ें जो थी वो मेल्ट डाउन हो गई और जो चीज़ें उनके ऊपर टिकी हुई थी वो अब किसके ऊपर टिकेंगी, वो किसके ऊपर अपना स्टैंड लेंगे या किसके ऊपर अपना वेट रखेंगे, किसी के ऊपर नहीं। अब वो अगर वेट नहीं रख पाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टरबेंस, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डिस्टरबेंस। और यही डिस्टरबेंस को हम क्या कह देते हैं, अर्थक्वेक। गॉट इट माई पॉइंट, ओके। अब ये देखिए एपी सेंटर और हाइपोसेंटर या फोकस हम किसे कहते हैं। यहाँ से ये देखिए यहाँ पर क्या है, एस्थेनोस्फेयर, ये क्या है, एस्थेनोस्फेयर की लेयर, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट हुई क्योंकि सेमी सॉलिड फ्लूइड है, वो मूवमेंट कर सकता है, ओके, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है, हमारा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है। तो हमारा जो अर्थ के अंदर का मटेरियल है जो सेमी सॉलिड है वो मूव कर सकता है, ओके। अगर वो मूव करेगा तो उससे ऊपर जो भी चीज़ होगी वो डिस्प्लेस होगी, जो उसके ऊपर रॉक थी, और उसके डिस्प्लेस होने से आगे की सारी डिस्प्लेसमेंट चलती चलेंगी। अब देखिए हाइपोसेंटर हम कैसे कहते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट होता है अर्थक्वेक का कि जहाँ पे मेन डिस्प्लेसमेंट आई होती है रॉक की, ओके। अब यहाँ पर रॉक की डिस्प्लेसमेंट आ गई, यहाँ पे रॉक की डिस्प्लेसमेंट आ गई, ओके। अब ये जो डिस्टर्बेंस है ये ट्रैवल करती है, यहाँ से ये ट्रैवल करेगी ऊपर तक जाएगी, यहाँ से ट्रैवल करके ऊपर जाएगी और यहाँ से ट्रैवल करके ये ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी, देखिए ये जो डिस्टर्बेंस है ये एक तरीके की एनर्जी है और एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जैसे लाइट वेव एंड साउंड वेव। तो यहाँ से एनर्जी, यहाँ की एनर्जी जहाँ से रॉक डिस्प्लेस हुई है वो ट्रैवल करके सी पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, ए पॉइंट तक चली जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे ओरिजिनली अर्थक्वेक आता है हम उसको कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, और जब वो एनर्जी वेव्स ग्राउंड पे आती हैं
तो हम उसे कहते हैं एपी सेंटर। अब ये देखिए, ये एनर्जी तो चारों तरफ आई है, ए पॉइंट पे भी आई है, बी पॉइंट पे भी, सी पॉइंट पे, लेकिन मैंने सिर्फ बी पॉइंट को एपी सेंटर बोला। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पाई जाएगी अर्थक्वेक की। ऐसा क्यों? वो ऐसा इस वजह से क्योंकि बी पॉइंट सबसे ज़्यादा पास होगा हाइपोसेंटर के, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होता है स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर हम ट्रैवल करेंगे तो वो बी पॉइंट के पास ही जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि ये किसी एंगल से ट्रैवल हो रहा है। ओके, तो चलिए हमें ये बात समझ में आई कि एपी सेंटर और हाइपोसेंटर में क्या डिफरेंस होता है। ओके, लेवल ऑफ इंटेंसिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई होगी, और ये जो वेव्स होती हैं सेस्मिक वेव्स, ये कहाँ पे ट्रैवल करती हैं? ये ट्रैवल करती हैं लिथोस्फेयर के अंदर। और लिथोस्फेयर के अंदर क्यों ट्रैवल करती है? क्योंकि वो सॉलिड होता है। किसी सॉलिड चीज़ के अंदर एनर्जी ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रैवल कर पाती है। इसका आप बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पे क्या होता है कि जब ट्रेन आ रही होती है तो हमें वाइब्रेशन महसूस हो जाती है बहुत पहले ही, ट्रेन के आने से पहले उनकी पटरियों पे, कि जो वाइब्रेशन है वो फील होती है, क्योंकि ट्रेन की जो पटरियाँ हैं वो वाइब्रेट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा तेज़ सॉलिड्स के अंदर ट्रैवल करती है। अब ये हमारे पास फोकस है, फोकस से जो एनर्जी है वो चारों डायरेक्शन में जाती है, नो डाउट वो चारों डायरेक्शन में जाती है। लेकिन जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं हम उनकी बातें करेंगे। ये इसके नीचे भी जाएंगे, एस्थेनोस्फेयर से नीचे भी जाएंगी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं सेस्मिक वेव्स। ये जो हमने वेव्स पढ़ी हैं ये कितने टाइप की होती हैं? ओके, सेस्मिक वेव्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स वो होती हैं जो सिर्फ अर्थ के इनसाइड ट्रैवल करती हैं, अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं, और सरफेस वेव होती हैं जो अर्थ की सरफेस पे ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पे ये वाली जो सेस्मिक वेव्स हैं, जो यहाँ से ऐसे जा रही हैं, ये अर्थ के अंदर जा रही हैं, तो हम इन्हें कहेंगे बॉडी वेव्स। ये बॉडी वेव्स हैं। लेकिन बी पॉइंट पे जाने के बाद ये अपना इफेक्ट चारों डायरेक्शन के अंदर दोबारा से शो करती हैं। तो ये वाली जो वेव्स अब कहलाती हैं, ये कहलाती है सरफेस वेव्स। ओके, चलिए, जो बॉडी वेव्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स कहते हैं। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन सेकेंडरी वेव्स सिर्फ सॉलिड के अंदर ट्रैवल करती हैं। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये फास्ट होती हैं, सेकेंडरी वेव्स स्लो होती हैं। प्राइमरी वेव्स के अंदर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन होता है, सेकेंडरी वेव्स के अंदर हार्मोनिक मोशन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, अब इसके आगे देखते हैं सेस्मिक वेव्स इन डिफरेंट मीडियम्स। कौन कौन सी वेव्स डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रैवल करती हैं? सॉलिड से लिक्विड के अंदर अगर हम जाते हैं, अगर एक सॉलिड है मटेरियल और उसके साथ में एक लिक्विड मटेरियल है, तो आप अगर एक वेव भेज रहे हो जो सॉलिड से लिक्विड के अंदर ट्रैवल करेगी तो स्पीड उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो स्पीड डिक्रीज़ होती है। सॉलिड जो होता है वो डेंसर होता है, लिक्विड रेयरर होता है। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाओगे तो स्पीड इंक्रीज़ होती है। डायरेक्शन ऑफ वेव ऑल्सो चेंजेस बाय द चेंजेस इन मीडियम बाय द रिफ्रैक्शन लॉ। डायरेक्शन जो होती है वेव्स की, चाहे वो साउंड वेव चाहे वो लाइट वेव्स हो या सेस्मिक वेव्स हो, उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है अगर मीडियम चेंज हो। मीडियम कहाँ पे चेंज हो रहा है? यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहे हो, तो यहाँ पे आपकी स्पीड भी घटेगी, प्लस यहाँ पे आपके साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये हमें कैसे पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लॉ होता है रिफ्रैक्शन का। पहली बात, जब मीडियम के अंदर चेंजेस जब दो मीडियम के अंदर से एक चीज़ ट्रैवल करती है तो वो
मतलब एनर्जी जब ट्रैवल करती है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमने लेबोरेटरी में करी है, ये हमें पता चलता है। प्लस ये हम रियल में कहाँ देख पाते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आपको दो चीज़ें पता चली, फोकस एंड एपिसेंटर किसे कहते हैं, और आपको ये पता चला ये फोकस से बॉडी वेव्स जाती हैं, पी एंड एस वेव्स। लेकिन अगर कहीं पे ओशन आ जाता है, तो जैसा आपको पता है कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास हो जाती हैं, वो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन होता है, लेकिन एस वेव नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो हार्मोनिक होता है। तो जो एस वेव्स होगी वो ओशंस के अंदर ट्रैवल नहीं करेगी, एस वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन द लिक्विड, बट पी कैन लीड सरफेस वेव्स, रिजल्ट डिजास्टर। बट यहाँ से पी वे एस वेव्स तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, लेकिन पी वेव करेंगे, बट पी कैन। और अगर पी यहाँ पे वेव जाएंगी तो यहाँ पे वो डिस्टर्बेंस लेकर आएंगी, और डिस्टर्बेंस लेके आएंगी तो वो अर्थ सुनामी की फॉर्म में आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप एक एनर्जी लाकर दोगे पानी को और वो एनर्जी वेव्स की फॉर्म में बढ़ेगी, तो यहाँ पे सुनामी आने का खतरा हो जाएगा। ओके, तो अब ये देखिए, ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, हम इसको भी आगे समझते हैं, फिर हमारा ये कंक्लूड हो जाएगा चैप्टर। हमारे पास अर्थ है, इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, ये हमारे पास एक पेड़ है, हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। हमें पता है ये एपिसेंटर है, और एपिसेंटर से चारों तरफ से वेव्स निकलती हैं, और ये कौन सी वेव्स होती हैं, ये होती हैं हमारे पास P प्लस S वेव्स। ओके ओके, गलत, क्योंकि एपिसेंटर से अब जो वेव्स निकलेंगी वो सरफेस वेव्स कहलाएंगी। एपिसेंटर तक कौन कौन सी वेव जाती हैं, P एंड S वेव्स। सरफेस पे आने के बाद दो तरीके की वेव्स आती हैं, लव वेव्स एंड रेलिक वेव्स। इनमें से ज़्यादा डिजास्टर्स होती है लव वेव्स। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, पेपर के अंदर आपके पास ये काम आएगा। स्पीड सबसे ज़्यादा किस वेव्स की होती है, प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, देन लव वेव। ओके, डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा कौन करता है, लव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और ऐसा क्यों, देखिए जो चीज़ मेरे घर को सबसे पहले इफ़ेक्ट करेगी, मैं उसको कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा डिज़ास्टरस है। क्या बॉडी वेव्स मेरे घर के ऊपर पहले आएंगी, जी नहीं, बॉडी वेव्स मेरे घर के ऊपर पहले नहीं आएंगी। अगर मेरा घर यहाँ पर है तो मेरे घर के पास पहले वेव्स कौन सी आएंगी, पहले मेरे, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ जाना इजी है, तो सबसे पहले वो इधर चली जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से वेव्स निकलना आसान है, चारों डायरेक्शन में निकलेगी, तो वो यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन करेगी, तो मेरा घर तबाह करेगी। यहाँ पे शर्मा जी का घर होगा तो उनका घर तबाह हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैलेगी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सी वेव्स लेकर आ रही हैं, हमारे पास जवाब है उसका लव वेव्स। सबसे ज़्यादा दिक्कत लव ही करता है। तो डिजास्टर्स कौन सी हैं सबसे ज़्यादा, लव वेव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ओके, ओशंस के अंदर सुनामी सबसे ज़्यादा किन वेव्स की वजह से आती है, अगर मैं बॉडी वेव्स के बारे में बात करूँ, वो है हमारे पास प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल नहीं करती हैं ओशन के अंदर। ओके, अब ये देखिए, ये दो डायग्राम हैं, बहुत कुछ चीज़ें बताते हैं और हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। अब इस चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। हमारे पास है शैडो जोन किसे कहते हैं, शैडो जोन वो एरिया होते हैं जहाँ पे हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक आया है या नहीं। इस अर्थ को, ये अर्थ है और मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूँ। ओके, ये मेरे पास अर्थ है, यहाँ पे हमारे पास हमारा भारत है, यहाँ पे और नेशंस है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है। और मैं इसको सामने से देख रहा हूँ, सामने से, ठीक है, जैसे अभी आप स्क्रीन को देख रहे हो। ओके, तो होता क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास कोर है, और सपोज करिए एक पॉइंट पे यहाँ पे अर्थक्वेक आया, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक के आने से चारों तरफ क्या होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि ये बॉडी वेव है तो ये हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि ये जो वेव्स होती हैं ये यहाँ इस वाले रीजन में डिटेक्ट ही नहीं होती हैं,
ये वाला जो रीज़न होता है ये 103 से होता है। और ये हमने कैसे किया है, हमने अर्थ के ऊपर बहुत सारे पॉइंट के अंदर डिवाइसेस लगा रखे हैं जो अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। हमने यहाँ पे भी लगाया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हमने यहाँ पे भी, हर पूरी अर्थ को चारों तरफ से कवर किया है लैबोरेटरीज़ के अंदर कि वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आए तो वो हमें डाटा शो कर दे या बता दे कि अर्थक्वेक कितनी डेंसिटी का आया था। बट जब जो एस वेव्स होती हैं और पी वेव्स, क्या अंतर होता है? ये होती है हार्मोनिक, ओके, और ये जो होती हैं एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन होता है। इन दोनों को मेज़र किया जा सकता है डिवाइसेस से कि डिवाइस जो होते हैं हमारे पास वो ये इजीली बता पाते हैं कि वो हार्मोनिक वेव है या एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, ओके। तो एस वेव्स और पी वेव्स में हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ वाले जो डिवाइसेस होते हैं वो हमें रीडिंग दे देते हैं, ये वाले डिवाइसेस हमें रीडिंग दे देते हैं, ये वाले डिवाइसेस हमें रीडिंग नहीं देते। तो इसके बाद हमें ये समझ आया कि जो एस वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड के अंदर ट्रैवल करती हैं, वो लिक्विड और गैस के अंदर ट्रैवल नहीं करती हैं। वो कोर से ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं, कोर के आगे, कोर को पास आउट नहीं कर पा रही हैं। तो हमें ये वाली बात समझ में आई है कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ लिक्विड होगी, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ लिक्विड ज़रूर होगी, इसी वजह से वो इसको पास नहीं कर पाया। वाई नॉट गैस? देखिए गैस इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि अगर हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर कोई भी गैस होती है वो वोल्केनो की मदद से पास आउट हो जाती है इजीली। तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम गैस के ऊपर टिका हुआ है। हम ये इजीली मान सकते हैं, ये मानना थोड़ा सा इजी है कि यहाँ पे लिक्विड होगा, ओके। देखो सेमी सॉलिड तो वो यहाँ पर है ही एस्थेनोस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो सेमी सॉलिड से पास हो सकता है लेकिन लिक्विड से पास नहीं हो सकता क्योंकि सेमी सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, और दोनों की प्रॉपर्टी इस वजह से शो करता है, इस वजह से आप यहाँ पे ये देखते हो कि यहाँ पे एक कर्व आया है कि उसने अपना पाथ चेंज किया है। वो ऐसे सीधे भी जा सकता था लेकिन उसने कर्व लिया है। कर्व लेने का क्या रीज़न हो सकता है? कर्व लेने का एक सिंपल रीज़न है कि वहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है। पी वेव्स के अंदर देखिए, पी वेव्स के डाटा को हमने जब देखा, और देखिए जहाँ पर भी ये नहीं आता है उसको हम क्या कहते हैं? शैडो जोन, ओके। और इस वाले डायग्राम को देखिए, पी वेव्स, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, हमने यहाँ से मेज़र किया, यहाँ पे तो हमें मिल जाता है डाटा कि अर्थक्वेक आया है, ओके। और हम अगर नीचे जाते तो हमें यहाँ पे भी डाटा मिल जाता है, ओके। पी वेव्स तो हर एक मीडियम से पास आउट हो जाता है ना, तो वहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे डाटा नहीं मिलता और ना ही यहाँ का डाटा मिलता है। तो शैडो जोन किसका कम है? पी वेव्स का कम है। अब देखिए यहाँ का रीज़न क्या है कि यहाँ पे शैडो जोन क्यों है? इसका रीज़न क्या था कि कोर के अंदर ज़रूर कुछ लिक्विड है, इस वजह से यहाँ पे शैडो जोन बन रहा है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? आप इसको समझिए। यहाँ से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई, पी वेव्स निकली, इधर भी गई, इधर भी, हर जगह गई। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, सेमी लिक्विड आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कर्व आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये वाली बात हमको समझ आ रही है क्योंकि कर्व आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये लाइन कर्व में है, ओके। लेकिन यहाँ वाले रीज़न पे जो पी वेव्स होती हैं वो लिक्विड के अंदर ट्रैवल कर पाती हैं, और हमने ये माना है कि कोर के अंदर कुछ लिक्विड है, तभी यहाँ पे शैडो जोन आ रहा है। तो हमें यहाँ पे भी मानना पड़ेगा कि कोर में यहाँ पे कुछ लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या होगा? अर्थ जो होंगी, सॉरी, यहाँ पे जो पी वेव्स होंगी वो आराम से ट्रैवल करेंगी। और हम ये भी देखते हैं कि ये यहाँ पे जो स्पीड होती है ना, ये स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है पी वेव्स की इस वाले एरिया में, यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी मेंशन आउट कर रहा हूँ। तो अगर स्पीड चेंज होती है तो हमें ये भी समझ आता है स्पीड कब बढ़ती है। स्पीड फास्ट हो जाती है, फास्ट कब होती है? जब मीडियम चेंज होता है। और मीडियम कब चेंज होता है? जब आप लिक्विड से सॉलिड के अंदर जाते हो। याद है आपको ये वाली बात जो मैंने आपको बताई कि जब आप लिक्विड से सॉलिड के अंदर जाओगे तब आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ओके। अब स्पीड चेंज हो रही है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि कोर जो है, इनर कोर जो है, वो ज़रूर कुछ सॉलिड है, सॉलिड है, इस वजह से यहाँ पे स्पीड चेंज हुई है। गॉट इट? फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से इन्वर्जन आता है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है।
देन यहाँ से और इन्वर्जन आता है क्योंकि यहाँ पे अब सॉलिड्स आने शुरू हो गए। आपको ये वाली बात समझ में आई? और इसी वजह से हमें यहाँ पे शैडो जोन मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेव्स क्यों नहीं गई, इसका रीज़न ये है क्योंकि कोर के अंदर हमें सॉलिड पाया जाता है, ठीक है, इनर कोर के अंदर सॉलिड पाया जाता है और वेव्स इसके अंदर ट्रैवल करती हैं। वेव्स यहाँ से ऐसे इस वजह से नहीं गई क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो जाता है तो वेव्स उसके अंदर जाएंगी। गॉट इट? तो हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि कोर कंसिस्ट ऑफ लिक्विड, और हमें ये भी पता चलता है इस वाले रीज़न से कोर कंसिस्ट सॉलिड, स्पीड फास्ट बाय द टाइम डिफरेंस। टाइम के डिफरेंस से हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्पीड ज़रूर तेज़ हुई होगी। अब इसके आगे हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये छोटी सी एक टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपना लव मुझे ऐसे ही देते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप